अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। दिन गुजरता जा रहा था। अब भूख और प्यास ने भी ढाल कर दिया था। ठीक उस वक्त मुझे ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कुछ कदम मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। अब मुझ में बहर देखने की भी हिम्मत नहीं थी। ये कदम मेरे करीब आकर रुक गए। फिर किसी ने संदूक का ढक्कन उठा दिया। ऊपर से दिन की रोशनी का छपाका सा हुआ तो मैंने आंखें बंद कर ली। संदूक की सामने वाली दीवार भी खोल दी गई। इंसानी हाथों ने मुझे बाहर खींच लिया। मैं गीली घास पर अभी तक वैसे ही पड़ा था जैसे बंद संदूक में पड़ा था। मेरी पसलियों में जोर से ठोकर मारी गई। मैंने दर्द को दांतों में ही दबा लिया और आंखें खोल दी। चार सियाफा मेरे ऊपर खड़े थे। उन्होंने मुझे उठाया तो मेरी टांगों ने खड़े होने से इनकार कर दिया। मैं गिर पड़ा। मैं वैसे ही पड़ा रहा। मेरे सर पर एक अस्तीन गन वाला नीम फौजी खड़ा रहा। सामने पोशाली का संदूक भी खोला जा रहा था। संदूक की दीवार हटाकर पोशाली को बाहर घसीट कर लाया गया तो मैं ये देखकर दंग रह गया कि वो अपने पांव पर खड़ी हो गई। अगरचे उसकी टांगें दो एक बार डगमगाई मगर वो सीधी खड़ी रही। पोशाली का ये आज़म और इस्तकलाल देखकर मुझे शर्मिंदगी सी महसूस हुई और मैं भी जल्दी से उठ खड़ा हुआ। टांगें डगमगाती रहीं मगर मैं खड़ा रहा। हमारी गर्दनों में रस्सी डालकर हमें एक तरफ खींचा जाने लगा। हमसे चला नहीं जा रहा था मगर हम चले जा रहे थे। पोशाली जैसे सीना ताने चल रही थी। मुझे उससे एक तरह की ताकत और हौसला मिल रहा था। हमें दरख्तों से हटकर एक ऐसी जगह लाया गया जहां नारियल की ढलवा छत वाले दो झोंपड़े बने हुए थे। उनके बाहर चूल्हे पर एक देगचा रखा था। दो इसी तरह के वर्दीपोश सियाफाम आदमी वहां चाको चौबंद खड़े थे। चूल्हे के सामने हमें खड़ा कर दिया गया। फिर एक आदमी ने हमारे हाथ खोल दिया और हुक्म दिया, हाथ फैलाओ। मेरी समझ में ना आया कि यह हमें हाथ फैलाने के लिए क्यों कह रहा है। जहन दर्द और भूख प्यास की शिद्दत से पहले ही मौफ हो रहा था। मैंने अपने हाथ ना फैलाया। पोशाली भी साको जामद खड़ी हुई सामने घूरती रही। वर्दी पोश ने पिस्तौल निकाल लिया और दोबारा हुक्म दिया, हाथ आगे करो। हमने हाथ आगे कर दिया। दूसरे आदमी ने देगचे में चमचा डालकर उबले हुए चावल निकाले और जल्दी से हमारे हाथों में डाल दिया। इसे खाओ। मैंने पोशाली की तरफ देखा। वो सामने देख रही थी। उबले हुए नीम गर्म चावल हमारे हाथों में थे। पोशाली ने हाथ मुंह के करीब लाकर चावल खाने शुरू कर दिया। मैंने भी ऐसे ही किया। बहुत जल्द हमने चावल खा लिया। हमें एक बार फिर हाथों में चावल डाल कर दिए गया। हम वो भी खा गया। एक आदमी पानी से भरा हुआ प्लास्टिक का लोटा ले आया। हमें मुंह खोलने का हुक्म दिया गया। मैंने अपना मुंह खोल दिया। हमारे मुंह में लोटे से पानी गिराया जाने लगा। मैं घटाघट पानी पीने लगा। पोशाली ने भी ऐसा ही किया। उसे खांसी आ गई और इसके साथ ही हमारे हाथ एक बार फिर बांध दिए गए और गर्दन में पड़ी हुई रस्सियां खींचकर हमें अलग अलग बैरकों में बंद कर दिया गया। जिस बैरक में मुझे बंद किया गया वो साफ सुथरी थी। फर्श नंगा था और कोने में कुर्सी रखी थी। वर्दी पोश ने मेरे हाथों की रस्सी खोलकर मेरे पाँव में जंजीर डाल दिया और अंग्रेजी में कहा, सामने बाथरूम है, और दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर चल दिया। बाथरूम तंगो तरीक था। बाल्टी में पानी भरा हुआ था। मेरा बदन दुख रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने हाथ मुंह धोया। आंखों पर बार बार पानी के छींटे मारे और बाहर आकर कुर्सी पर बैठ गया। लोहे की जंजीर मेरे साथ साथ चल रही थी। इस जंजीर को पहले की तरह कमरे के वस्ती खंभे से बांध दिया गया था। जंजीर इतनी लंबी थी कि मैं कुर्सी तक जा सकता था मगर दीवार को छू नहीं सकता था। कुर्सी पर बैठने से मुझे बेहद सुकून महसूस हुआ। भूख और प्यास की आग बुझी तो जहन ने वहां से फरार की तरकीबों पर गौर करना शुरू कर दिया। यह तयशुदा अमर था कि यह भारतीय इलाका नहीं था। यह लंका ही के कुर्ब जवार का खिता था या फिर लंका ही का कोई करीबी जजीरा था जो किसी तरह से सफारत खाने के मुल्क वालों के तसर्रुफ में था। अभी तक मुझे वहाँ कोई मकामी बशिंदा दिखाई नहीं दिया था। मुमकिन है वहाँ कोई मकामी आबादी ना हो या फिर इन लोगों ने मकामी बशिंदों को वहाँ से निकाल बाहर कर दिया हो। इन लोगों की साफ सुथरी वर्दियों और असला को देखकर अंदाजा होता था कि इस जजीरे या इलाके में इनके पास असला जदीद तरीन है और ऐसे नौकर चाकर भी ज़रूर होंगे जो इनके लिए खाना पकाते और वर्दियों को इस्त्री करते होंगे। अभी तक मुझे ये इल्म नहीं हो सका था कि यहाँ इन नीम फौजी आदमियों की तादाद कितनी है। यहाँ से जंगल में किधर को कौन सा रास्ता जाता है और क्या आगे कहीं समंदर तो नहीं आ जाएगा। मुझे नींद आने लगी। मैंने फर्श पर लेट कर आंखें बंद कर ली। मेरा बंद बंद दुख रहा था और आंखों में नींद सुलग रही थी।
बहुत जल्द मैं दुनिया जहां से बेखबर होकर सो गया। जब आँख खोली तो सूरज गरूब हो गया था। सलाखों वाली खिड़की के बाहर अंधेरे का गुबार फैलने लगा। छत वाला कमजोर सा बल्ब रोशन था। लकड़ी के फर्श पर लाल बेग रेंग रहे थे। मैंने बाल्टी के पानी से मुंह पर छींटे मारे और फर्श पर वापस आकर बैठा ही था कि दरवाज़ा खुला और एक नीम फौजी गार्ड नारियल के प्याले में उबले हुए चावल रख कर बाहर चला गया। मुझे भूख लग रही थी। फौरन चावल हड़प कर गया, जिसमें थोड़ी बहुत ताकत जरूर आ गई थी। मैं फरार के मंसूबों पर गौर करने लगा। पोशाली करीबी किसी ऐसी ही झोंपड़ी में रखी गई थी। मुझे उसे भी अपने साथ लेना था, लेकिन फरार का कोई मंसूबा मेरी समझ में नहीं आ रहा था। रात गुजरती चली गई। दोपहर के बाद मुझे कोई लेने या पूछ-गुछ करने नहीं आया था। शायद वो मुझे एक दिन का आराम देना चाहते थे, ताकि मैं नया तशद्दुद सहने के लिए फिर से तैयार हो सकूं। बाहर खामोशी और अंधेरा छाया था। किसी जानिब से रोशनी नजर नहीं आ रही थी। किसी वक्त बाहर से पहरा देते हुए गार्ड के कदमों की चाप जरूर सुनाई दे जाती थी। मुझे कई बार कोलंबो वाले अपने एजेंट का ख्याल आया। शायद वो हमें यहाँ से निकालने के लिए कोई जतन करे, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। मैं आंखें बंद किए फर्श पर पड़ा था। टांग या बाजू पर किसी कीड़े के रेंगने का एहसास होता तो उसे जोर से हाथ मारकर जहन्नम रसीद कर देता। मान झोंपड़े या कमरे के बाहर किसी आदमी के कराहने की ऐसी आवाज़ बुलंद हुई जैसे किसी ने उसे छुरा घोंप दिया हो। फिर धूप की आवाज़ आई। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया और बल्ब की कमज़ोर रोशनी में आंखें फाड़ फाड़ कर दरवाजे की तरफ देखने लगा। इसके साथ ही सारा इलाका गोलियों की आवाज़ों और हैंड ग्रेनेड के धमाकों से गूंज उठा। लोगों का शोर सुनाई देने लगा। मैं जल्दी से उठकर खिड़की के पास आया। जंजीर की वजह से मैं खिड़की से 5 फुट पीछे ही रह गया। बाहर जंगल में मुसलसल फायरिंग हो रही थी। क्या यहाँ बगावत हो गई है? क्या किसी दुश्मन ने हमला कर दिया है? मैं अभी यह सोच ही रहा था कि दरवाज़ा धड़ाक से खुला और 3 आदमी हाथों में अस्तीन गन्ने थामे अंदर दाखिल हुए। उन्होंने आते ही तामिल जबान में कहा, जल्दी से निकल चलो, हम तुम्हें यहाँ से निकालने आए हैं, जल्दी करो। मैंने उन्हें पाँव में जंजीर का बताया तो एक आदमी ने गन की नाल मेरे टखने के पास ही जंजीर के ऊपर रखकर ट्रिगर दबा दिया। धमाके हुए और जंजीर टूट गई। इन लोगों ने सरों पर तामिल घुरेलों की तर्ज के रुमाल बांध रखे थे। इनके रंग भी तामिलों की तरह निस्वारी थे। मैं उनके साथ ही बाहर निकल आया। क्या देखता हूँ कि झोंपड़ी के बाहर उस गार्ड की लाश पड़ी है जो पहरा दे रहा था। एक तरफ वैसे ही 2 तामिल आदमी मशीन गने लिए खड़े हैं और कभी कभी पीछे की तरफ फायरिंग करने लगते थे। पोशाली भी उनके पास ही खड़ी थी। मुझे देखते ही फायरिंग करते हुए बालू वाले ने तामिल जबान में कहा, तुम लोग हमारा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से समंदर की तरफ भागो। क्या तुम हमें मरवाना चाहते हो? मैं, पोशाली और चारों तामिल जंगल में एक तरफ दौड़ने लगे। बहुत जल्द हम अंधेरे में आ गया। बैरकों और झोंपड़ों की तरफ फायर तेज हो गया था। लोगों की घबराई हुई आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। उनमें मुझे बोचर की आवाज़ भी सुनाई दी। मैं बड़ा खुश था कि अपने एजेंट ने आकर हमें निकालने के लिए आदमी भेज दिए हैं। हमें बचा कर ले जाने वाले तामिल कमांडो आगे आगे जा रहे थे। मैं और पोशाली उनके बीच में थे। आगे वाले एक तामिल ने झिंझलाकर कहा, क्या वो कश्ती ले आए होंगे? हमारे पीछे पीछे आने वाले तामिल ने जवाब दिया, क्यों नहीं आए होंगे अब्राहम? क्या उन्हें 5,000 की रकम नहीं चाहिए? मैं समझ गया कि इन लोगों ने रुपया देकर यहाँ के मकामी माहीगीरों का बंदोबस्त किया है। ऐसा अक्सर होता रहता है। यह कोई नई हैरानकुन बात नहीं थी। हम जंगल के अंधेरे में भागे जा रहे थे। दूर दरख्तों की तरीके में रोशनी सी होकर बुझ गई। हमारे साथी रुक गए। वो लोग आए हुए हैं। हमारे आगे जो तामिल कमांडो था उसने कहा। पीछे से फायरिंग की आवाज़ अब दूसरी जानब से आने लगी थी। ऐसा महसूस होता था कि हमारे ताकों में आने वाले दूसरी तरफ निकल गए हैं। अब उस कमांडो पार्टी के लीडर ने तामिल जबान में मुझसे कहा, क्या तुम दोनों को तैरना आता है? मैंने कुछ हैरान सा होकर तामिल ही में जवाब दिया, हाँ। उसने वैसे ही करख्त आवाज़ में पोशाली से पूछा। उसने भी हाँ में जवाब दिया। कमांडो लीडर ने अपने साथियों को हाथ से आगे बढ़ने का इशारा किया और हम एक बार फिर जंगल में उस तरफ दौड़ पड़े जिधर से थोड़ी देर पहले रोशनी का सिग्नल हुआ था। हम थोड़ी दूर ही गए होंगे कि अचानक हमारे पहलू से गोलियां चलने लगीं। कमांडो लीडर ने चिल्लाकर कहा, लेट जाओ लेट जाओ। मैं और पोशाली जल्दी से ज़मीन पर लेट गए। हमारे साथियों ने फायर खोल दिया। दोनों जानब से धड़ाधड़ गोलियां चलने लगीं। कम बखत हमारे ताकों में निकले हुए नीम फौजी इधर निकले थे। 1 मिनट तक दोनों जाने से फायरिंग होती रही। फिर हमारे कमांडो लीडर ने अपने साथी से कहा,
पीछे से जाकर इन लोगों को ख़त्म कर दो, हमें सुबह से पहले यहाँ से निकल जाना है। उसने सख्त गुस्से में ये ऑर्डर दिया था। हमारे साथियों में से दो झुके झुके उठकर अंधेरे में झाड़ियों के पीछे गायब हो गया। कमांडो लीडर और उसके दो साथी बराबर स्टेन गन से फायरिंग कर रहे थे। थोड़ी देर बाद किसी आदमी की चीख बुलंद हुई और फिर फायरिंग रुक गई। तामिल लीडर ने तामिल जबान में अपने साथियों को फायरिंग रोकने का हुक्म दिया और फिर बोला ख़त्म हो गया। उसने हमें उठने का इशारा किया। इतने में हमारे जो दो आदमी भाग गए थे वापस आ गए। हमारे साथी लीडर ने कहा, भागो कश्ती की तरफ, और हमने फिर जिधर से रोशनी का सिग्नल हुआ था उस तरफ भागना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद हम दरख्तों से बाहर निकले। हमारे सामने खुला आसमान था जिस पर सितारे चमक रहे थे और उनकी फीकी रोशनी में सियाह काला समंदर दूर दूर तक फैला हुआ था। यहाँ दो आदमी जिनके लिबास माही गिरों जैसे थे और जो मकामी बशिंदे मालूम हो रहे थे, लालटेन के गिर्द कपड़ा लिपेटे खड़े थे। उन्होंने हमें देखते ही लालटेन बुझा दिया। हम समंदर की तरफ दौड़े। समंदर के किनारे पर एक कश्ती खड़ी थी। कश्ती के पास गए तो दोनों माही गिरों ने अपना मुआवजा तलब किया। हमें बचाने वाली पार्टी का लीडर ने जेब से एक लिफाफा सा निकाल कर उन्हें दिया और बोला, पूरे 5,000 हैं, हमने एडवांस नहीं काटा, अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। दोनों माहीगीर लिफाफा लेकर वापस जजीरे के दरख्तों की तरफ गायब हो गया। कश्ती ज़्यादा बड़ी नहीं थी मगर उसमें किसी न किसी तरह हम सातों आदमी बैठ गए। लीडर कमांडो ने अपने साथियों में से दो को हुक्म दिया कि गनों का रुख दरख्तों की तरफ रखना, कहीं दुश्मन यहाँ पहुँच फायरिंग न शुरू कर दिया। कश्ती को समंदर की लहरों पर घसीट कर पहले ही डाल दिया था। चार आदमियों ने चप्पू चलाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में हमारी कश्ती साहिल से दूर निकल चुकी थी। अब मैंने तामिल लीडर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मुझे उम्मीद थी कि कोई न कोई हमें यहाँ से निकालने ज़रूर आएगा। तामिल लीडर के स्टीन गन का रुख अभी तक जजीरे के दरख्तों की तरफ था जहाँ अंधेरा छाया था। जजीरे के वस्त में से किसी फायर की आवाज़ बुलंद हो जाती थी। पोशाली खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। मेरे शुक्रिया के जवाब में तामिल लीडर बोला, ये हमारा फ़र्ज था। तुम लोगों ने बड़ी हमाकत की जो हमें बताए बगैर सफारत खाने पर अटैक कर दिया। मैंने कहा, हमारे ख्याल में यह एक बहुत ज़रूरी था क्योंकि दूसरा कोई तरीका हमारे पास नहीं था और वक्त गुजरता जा रहा था। अब पोशाली ने तामिल ज़बान में बचाओ पार्टी के लीडर से पूछा, तुम लोगों को किसने भेजा है? इस पर तामिल लीडर ने घूर कर पोशाली को देखा और तलख लहजे में कहने लगा, सिवाय अपने एजेंट के और कौन हमें इस जहन्नम में भेज सकता था? फिर उसने ज़ोर से समंदर में थूक दिया। अब वो मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बोला, तुम लोगों ने उन्हें कुछ बताया तो नहीं? मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, एक दिन और एक रात उन्होंने हम पर बहुत भयानक तशद्दुद किया लेकिन हमने कुछ नहीं बताया। तामिल लीडर ने कहा, शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। ये एक छोटा सा टापू है, कोलंबो से ज़्यादा दूर नहीं है। तुम हमें ये बता दो कि अपने एजेंट का खुफिया ठिकाना किस जगह पर है ताकि हम तुम्हें वहाँ पहुँचा दें। एकदम से मेरा माथा ठनका। मेरे अंदर खतरे की घंटी बज उठी। अगर ये शख्स हमारा है तो इसे उसके खुफिया ठिकाने का इल्म होना चाहिए। कहीं हमें किसी जाल में तो नहीं उलझाया जा रहा। पोशाली मेरे साथ लग कर बैठी थी। उसने आहिस्ता से मेरा हाथ दबाया। मुझे यकीन हो गया कि फरार का यह सारा मंसूबा एक ढोंग और सोचा समझा ड्रामा है और ये लोग हमसे हमारे एजेंट का ठिकाना मालूम करना चाहते हैं। गहरे सियाह समंदर में कश्ती हिचकोले खाती जा रही थी। तामिल लीडर ने मुझसे अपने एजेंट का पता पूछा था जहां वो बाजार हमें पहुंचाना चाहता था, लेकिन मैंने भांप लिया कि यह शख्स हमारा आदमी नहीं है और हमें जजीरे की कैद से फरार कराने का ड्रामा रचाया गया था ताकि हमारी हमदर्दी हासिल करके और ख़ुद को अपने गिरोह का आदमी ज़ाहिर करके हमसे कोलंबो में मुकीम खुफिया एजेंटों की कमीन गहों का पता चलाया जा सके। बेपनाह तशद्दुद और नाकाबिले बर्दाश्त अजीज़ों से जब हमने उन्हें अपने एजेंट के बारे में कुछ न बताया तो उन्होंने यह ढोंग रचाया था और अपने आदमियों को हमें कैद से आज़ाद कराने के लिए भेजा था। उन्होंने हवाई फायरिंग किया और जजीरे में मुकीम नीम फौजी दस्तों की तरफ से भी सोची समझी स्कीम के मुताबिक जवाबी हवाई फायरिंग की गई ताकि हमें पूरी तरह यकीन हो जाए कि ये हमारे अपने आदमी हैं और हमें यहाँ से फरार करवाने के लिए आए हैं। लेकिन इस तामिल लीडर से एक भूल यह हो गई कि इसने बहुत जल्दी मुझसे हमारे एजेंट के ठिकाने के बारे में पूछ लिया था, जिसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और मैं साजिश की तह तक पहुँच गया। जब तशद्दुद से कोई जासूस कुछ न बताया तो दुश्मन इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किया करता है। मैंने भी अपने रवैये से यह जहर न होने दिया
कि मुझ पर उनका ढोंग खुल चुका है। जब तमिल लीडर ने मुझसे अपने एजेंट के बारे में पूछा कि वो किसी जगह मुकीम है ताकि हमें उसकी हिफाजत में पहुंचा दिया जाए, तो मैंने कहा, मेरे दोस्त, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि एजेंट कभी खुफिया कमी गहूँ के बारे में नहीं बताया करते। मैंने मजीद मोहतात रवैया इख्तियार करते हुए कहा, दूसरी बात यह है कि हमें अचानक और हमारी मर्जी के खिलाफ इस मुहिम में उलझाया गया है। हम तो रूसी सफारत खाने में मामूली नौकरी करते थे और समरनोव के कत्ल का हम पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो भी हमने नहीं किया। जब मैं अपने सफाई पेश करने लगा तो तमिल लीडर ने फ़ौरन अपना लहजा तब्दील कर लिया। यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम तुम्हारे अपने आदमी हैं। हमने तो तुम्हें रूसी सफारत खाने में एक ख़ास मिशन देकर नौकर करवाया था। कोलंबो वाले अपने एजेंट का एड्रेस भी मुझे मालूम नहीं। मैं भूल गया था कि वो मास्टर स्पाई है और मास्टर स्पाई खुद किसी एजेंट के सामने नहीं जाता। बहरहाल हम तुम्हें कोलंबो पहुंचा देंगे। हमारी ड्यूटी सिर्फ इतनी है, आगे तुम खुद जहां जी चाहे चले जाना। अब मैं इस तमिल लीडर की बातों में आने वाला नहीं था। ये बात मुझ पर खुल चुकी थी कि ये तमिल और उसके साथी दुश्मन के आदमी हैं और हमसे मालूमात हासिल करने का ये एक दूसरा ड्रामाई अंदाज है। पोशाली मेरे साथ ही कश्ती में बैठी थी। उसने मेरा हाथ दबाकर इस बात का इशारा दिया था कि वो भी इन लोगों की चाल समझ गई है। हमने एक बार अंधेरे में एक दूसरे की तरफ खामोश नज़रों से देखा और इस ख्याल को एक दूसरे तक पहुंचा दिया कि अब हमें किस किस्म का रवैया इख्तियार करना है। कश्ती सितारों की धुंधली फीकी रोशनी में साए की तरह बहरे हिंद के गहरे सियाह पानियों में मशरक की तरफ चली जा रही थी। चप्पों की आवाज़ के सिवा वहाँ कोई आवाज़ नहीं थी। समंदर पुरसकून था। खलीज बंगाल का पानी तारकोल की तरह सियाह है। जनूबी लंका के शुमाल में जब यह समंदर शामिल होता है तो यहाँ भी समंदर की स्याही बहुत हद तक बरकरार रहती है। रात के अंधेरे में तो समंदर तरीक दलदल की तरह मालूम हो रहा था। लंका के शुमाल में जाफना के इर्द गिर्द कितने ही छोटे बड़े टापू नुमा जजीरे हैं। हमारी कश्ती उन्हीं टापू में से एक पर आकर रुक गई। तमिल लीडर ने अदाकारी करते हुए अपने साथियों से कहा, आगे जाकर देखो, दुश्मन ने कोई जाल तो नहीं बिछा रखा। दो आदमी स्टीन गन्ने संभाले कश्ती से छलांग लगाकर दरख्तों के पीछे गायब हो गया। तमिल लीडर ने हमें कश्ती में बैठे रहने का इशारा किया। वो खुद भी इधर उधर अंधेरे में घूर घूर कर देख रहा था। वो इतनी उम्दा अदाकारी कर रहा था कि एक बार तो मुझे भी ये ख्याल आ गया कि ये हकीकत में हमारा अपना ही आदमी है और हमें दुश्मन की कैद से निकाल कर ले जा रहा है। मगर मेरी छठी हिस्स बार बार खबरदार कर रही थी कि यह सब फराड है और हमसे एजेंटों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए जाल फेंका गया है। 4 सेकंड के बाद दोनों आदमी वापस आ गया। उन्होंने बताया कि रास्ता साफ है। तमिल लीडर ने हमें अपने पीछे आने के लिए कहा। हम मरतूफ फिजा वाले अंधेरे जंगल से गुजरते हुए एक ऐसी जगह पहुंचे जहां तरीके में एक बुत का हैवला सा उभरा हुआ था। यह बुत काफ़ी ऊंचा था जबकि उसकी टांगें पीढ़ियों तक घास में छुपी हुई थीं। उसके अकब में नारियल और बांस की बनी हुई 3-4 झुग्गियां नजर आईं। तमिल लीडर ने ऐसा से कहा, यह जगह महफूज है। यहाँ तुम दोनों को कल का दिन गुजारना होगा। कल शाम को वो स्टीमर यहाँ आएगा जो भारत से पटसन और मट्टी का तेल लाता है। हमने उसके मालिक से बात तय कर रखी है। वो तुम्हें अपने स्टीमर में छुपाकर कोलंबो पहुंचा देगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया तो वो भी स्टीन गन को कंधे से उतारते हुए बोला, हमें तुम्हारी सिक्योरिटी की ड्यूटी सौंपी गई है। कोलंबो पहुंचकर अगर तुम फिर पकड़े गए तो मुझसे पूछगछ हो सकती है। बेहतर होगा कि तुम मुझे अपने एजेंट की जगह बता दो ताकि मैं खुद तुम्हें अपनी हिफाजत में उसके पास पहुंचा दूं। इस शख्स ने दूसरी बार अंधेरे में तीर चलाया था लेकिन मैं उसके दिल का राज पा चुका था। मैंने कहा, अगर मुझे उसका इल्म होता तो मैं तुम्हें ज़रूर बता देता, लेकिन यकीन करो मेरे दोस्त कि उस एजेंट को मैंने आज तक देखा भी नहीं है। उसके एक साथी ने हमें जान से मार देने की धमकी देकर रूसी सफारत खाने से कागजात चोरी कराने पर मजबूर किया था। मुझे तो उसकी शक्ल भी याद नहीं रही है। उसने अपने चेहरे को नकाब में छुपा रखा था। तमिल लीडर ने इसके बाद इस मौजू पर कोई बात न की और उड़ते हुए बोला, तुम दोनों सामने वाली झोंपड़ी में चले जाओ। मेरे आदमी तुम्हारी हिफाजत करेंगे। मैं सुबह आऊँगा। बहुत तेज से कदम उठाता हुआ दरख्तों के पीछे गायब हो गया। उसके दोनों आदमी ज़रा दूर खड़े थे। उनमें से एक तमिल हमारे करीब आकर तमिल जबान में बोला, तुम बेफिक्र होकर आराम करो, हम बाहर पहरा दे रहे हैं। मैं और पोशाली झोंपड़ी में आ गया। उसके अंदर सिवाय ज़मीन पर बिछी हुई नारियल की छाल के अंधेरे में हमें कुछ भी नजर न आया। हम दोनों छाल पर बैठ गए और सरगोशियों में बातें करने लगे। सबसे पहली बात जो मैंने पोशाली से की
वो ये थी कि हमें सुना जा रहा है, इसलिए जूम में नहीं बातें करनी होगी। हमारी किसी बात से यह ज़ाहिर नहीं होना चाहिए कि हम वाकई जासूस हैं। हम बेगुनाह और लाताल्लुक़ हैं। इस हिकमत अमली से मैं पहले वाला मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहता था कि हमें कुछ मालूम नहीं, क्योंकि ये हकीकत साबित हो चुकी थी कि ये लोग हमारे ग्रुप के आदमी नहीं हैं। मैं और ताजिक मुसलमान लड़की पोशाली एक दूसरे के साथ सरगोशियों में बात कर लेते थे। रात काफ़ी गुजर गई थी। हमें नींद आने लगी। मच्छर बहुत तंग कर रहे थे। हमें लालटेन या मोमबत्ती रोशन करने की इजाज़त नहीं थी। मैंने पोशाली से कहा कि वो थोड़ी देर के लिए सो जाए। उसने अंधेरे में अपना सर नफ़ी में हिलाया। मेरा जहन उस वक्त एक दूसरी स्कीम पर गौर कर रहा था। हम जलां सिफस या फम बोचर की कैद से वक्ती तौर पर निकल आए थे। जिस टापू पर हमें रखा गया था, वहाँ से अगर हम फरार होने की कोशिश करते हैं तो हमें ज़्यादा आदमियों का मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। इस वक्त सिर्फ 2 तामिल पहरेदार ही थे जिन पर मैं बड़ी आसानी से काबू पा सकता था। मैंने पोशाली को सरगोशी में अपना इरादा बताया तो उसने मेरा हाथ दबा दिया, लेकिन मुंह से कुछ न बोली, जैसे कह रही हो कि अभी सब्र करना चाहिए। मैंने उठकर झोंपड़ी के दरवाजे पर दर्द से बाहर देखा। पहले तो अंधेरे में कुछ नजर न आया, फिर अचानक तरीके में 2 साए उभरे। वो झोंपड़ी से चंद कदम के फासले से गुजर गया। उन्होंने स्टीन गन्ने उठा रखी थी। इसके बाद फिर 3 आदमियों के साए नमूदार हुए। वो भी टहलते हुए झोंपड़ी के अकब में चले गए। इन लोगों की तादाद वो नहीं थी जो हमारे साथ ही थे। इनकी नफरी ज्यादा थी। साफ ज़ाहिर हो रहा था कि वो हमारी हिफाजत नहीं बल्कि निगरानी कर रहे हैं ताकि हम फरार होने की कोशिश न करें। यह बात मैंने पोशाली को बताई तो वो सरगोशी में ही बोली, हमें कल शाम तक इंतज़ार करना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों सोच रही है।